नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह राजपुरोहित आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ नया टॉपिक लेकर के ऑप्टिक्स की क्लास का। TIR पूरा नाम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंग्रेजी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये जो टॉपिक है ये एक तरीके का रिफ्रैक्शन या अपवर्तन ही है। हालांकि इसके नाम में परावर्तन रिफ्लेक्शन वर्ड आएगा मगर ये है एक टाइप का जो है हमारे पास में अपवर्तन। ये होता है, इसको समझने के लिए मैं एक सरल सा आपके सामने उदाहरण लेता हूँ कि मान लीजिए सघन माध्यम डेंसर मीडियम से लाइट जो है वो रेयर माध्यम विरल माध्यम में आती है। मान लीजिए लाइट आई थी तो हमने ये बात पढ़ी है स्नेल के नियम में कि जब सघन से विरल माध्यम में लाइट जाती है तो वो अभिलंब से दूर भागती है। When light enters in dense rarer medium from the denser medium, then it moves away from the normal. तो ये नॉर्मल से दूर यहाँ आना था, वहां हमने कहा आज तेरा दूर जाने का शौक पूरा करते हैं, कितना दूर जाएगी हम भी देखते हैं। हमने क्या किया, इस लाइट की रे को थोड़ा और इधर कर दिया। इधर करने का मतलब हमने एंगल आई को बढ़ा दिया, तो एंगल आई को बढ़ा दिया तो एंगल आर को और बढ़ना पड़ेगा। तो हमने जब अगली बार इस लाइट की रे को थोड़ा और इधर लेकर गए तो हुआ ये, इसको थोड़ा और उधर जाना होगा। हमने कहा अच्छा अभी और तू उधर जाने की कैपेसिटी रखती है तो ये ले, हमने इस बार इसको और इधर किस कर दिया तो इसको और उधर जाना था तो ये लास्ट इस सरफेस के पैरेलल है। मगर हमने कहा नहीं, हम तो अभी भी हमारे पास इधर खिसकाने की जगह है, हम तो अभी भी इस जगह में खिसका सकते हैं। हमने इसको इधर खिसकाया। जब आपने इससे भी ज्यादा खिसकाया तो ये क्या होगा, अपवर्तन कोण तो अभी भी बढ़ना है तो ये वापस प्रारंभिक माध्यम में लौट से ये जो घटना हो रही है यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। जो ब्लू रे का आपको दिखाई दे रहा है वो ब्लू रे आई थी और आकर के वापस चली गई, जो चौथी और लास्ट रे है ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमेशा तब होगा जब लाइट डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करेगी, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, सघन को छोड़ के विरल में घुसने की कोशिश करना चाहेगा, उस टाइम पर लाइट का क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। कारण क्योंकि इस अपवर्तित किरण को अभिलंब से दूर रखने की आदत है, उसके कारण इसमें जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है फोर्थ नंबर का, मगर परिभाषा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट रे है वो है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वो रे है जिसके लिए ये जो हमारा अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री, थर्ड वाली रे। ऐसी रे जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री मिलता है कब, जब सघन से विरल माध्यम में जा रहे होते हैं, उसके लिए ये जो आपतन कोण है आई, ये कहलाता है क्रिटिकल एंगल। थीटा सी इज द क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, ये क्रांतिक कोण है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा इसी से दी जाती है कि इसके लिए जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो पाएगा। तो अगर आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा को समझने के लिए पहले जो आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी वो इस थीटा सी की लिखनी पड़ेगी, क्रांतिक कोण की लिखनी पड़ेगी। तो आप पहली परिभाषा जो लिखेंगे वो लिखेंगे क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल और सिंबल उसका क्या है, थीटा सी। तो ये है पहली परिभाषा हमारी, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल परिभाषा भी मैं अभी बोलूंगा। ये ऊपर की तरफ है सघन माध्यम, डेंसर मीडियम, अपवर्तनांक डेंसर का µd, यहाँ है विरल माध्यम,
रेरर मीडियम, रेरर का म्यू आर। अब इन माध्यमों को जो सेपरेट करने वाली सरफेस है, इस पर एक लाइट की रे ऐसी आती है सघन से कि ये जब लाइट की रे इधर आती है, इसका आपतन कोण जब थीटा सी होता है तो प्रकाश एकदम इस सतह के समांतर निकल जाता है, मतलब आर जो है वो 90 डिग्री। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रविष्ट होता है तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त होता है, अर्थात अपवर्तित किरण पृथककारी सतह के समांतर हो जाती है, क्रांति कोण कहलाता है। When light enters in rarer medium from the denser medium, then the value of angle of incidence for which refracted ray is parallel to the surface of separation, that is the value of angle of refraction is 90 degree, is known as critical angle। अगर मुझे critical angle का फॉर्मूला यहाँ पे निकालना हो, जरूरत पड़ेगी मुझे क्रिटिकल एंगल की फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या बोलूंगा? यहाँ पे मैं स्नेल्स लॉ लिखूंगा। स्नेल क्या कहता है? स्नेल कहता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू2 बटा म्यू1। तो अगर यहाँ पर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, साइन आई बट्टा साइन आर म्यू बाद वाला बट्टा म्यू पहले वाला। साइन आई थीटा सी है तो ये हो गया साइन थीटा सी, ये आर 90 डिग्री है। साइन 91 होता है तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा सी बराबर म्यू आर अपॉन म्यू डी। फाइनली इससे अगर आप थीटा सी का मान निकालना चाहो तो वो आ जाएगा साइन इनवर्स म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर। आपको एक बात पता होगी कि साइन थीटा का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, -1 से छोटा नहीं होता, 1 से बड़ा नहीं होता। तो ये जो साइन थीटा का मान है ये केवल तभी सत्य होगा जब ये ऊपर वाली चीज छोटी और नीचे वाली चीज बड़ी हो। हमेशा आपको पता है विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। तो ऊपर की चीज छोटी मतलब विरल माध्यम, नीचे की चीज बड़ी मतलब सघन माध्यम। अगर ऐसा रेरर डेंसर का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, उल्टा हो जाए, ऊपर डेंसर नीचे रेरर हो जाए, तो इसका मतलब है लाइट रेरर से डेंसर में जाएगी, म्यू बाद वाला बट्टा म्यू पहले बढ़ाएगा उसके अंदर। तो अगर ऐसा होगा तो उसमें साइन थीटा का मान 1 से बड़ा आने लग जाएगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैथमेटिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केवल तभी पॉसिबल है जब लाइट सघन से विरल माध्यम में जाए, जब लाइट डेंसर को छोड़ करके रेरर में एंटर कर रही उस टाइम। अगर वो रेरर से डेंसर में जा रही है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना अलाउड नहीं। नेक्स्ट, चलो ये तो हमारे पास में हो गया। अब व्हाट इज TIR? व्हाट इज TIR? TIR इसके लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी के बराबर था, बट अगर मैं इसके लिए बताऊंगा तो ये थीटा सी इतना एंगल था, ये रेड वाली का जो एंगल था वो था थीटा सी। इसके लिए ब्लू वाली के लिए अगर आप देखोगे तो आई का जो मान है वो थीटा सी से ज्यादा है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की? आप क्रिटिकल एंगल की परिभाषा के बाद सेकंड डेफिनेशन इसकी डालने वाले हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की परिभाषा। हेडिंग तो आप पहले लिख चुके होंगे टॉपिक के ऊपर। अब इसकी परिभाषा लिखने का आप हेडिंग में लिखोगे डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रविष्ट होता है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो वह प्रारंभिक माध्यम में ही या सघन माध्यम में ही लौट जाता है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। When light enters in rarer medium from the denser medium and angle of incidence is more than critical angle, then instead of entering in rarer medium, it bounce back in denser medium. This phenomena is known as total internal reflection। अगर total internal reflection को मुझे एक डायग्राम से समझाना हो तो मैं एक डायग्राम से इसको ऐसे समझाऊंगा
कि भाई ऊपर था डेंसर सघन, नीचे था विरल रेरर, यहां पर लाइट जो आई ये एंगल थीटा सी से ज्यादा था तो लाइट वापस उसी मीडियम में लौट गई, और ये जो लौट गई इसके लिए जो आर है वो मोर देन 90 डिग्री का। तो ये जो घटना मेरे पास में मिली, इसी घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो हमारे चारों तरफ कैसे काम करता है उसका थोड़ा सा अर्थ समझते हैं, ठीक है। तो आप अगली जो है इस चित्र को बनाने के बाद में आपने जो है लिखना है अगली बात को, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग, एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं मिटा देता हूं तब तक, उसके बाद आगे की बात हम करते हैं। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पहला उपयोग है वो है पोरोप्रिज्म। अब पोरोप्रिज्म क्या होता है? पोरोप्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म होता है जिसका एक 90 और बचे हुए दो 45 डिग्री होते हैं, यह पोरोप्रिज्म कहलाता है। चूंकि यह कांच का है, अब दाएं बाएं कौन है? हवा। अगर आप इसके लिए क्रांतिक कोण थीटा सी का मान निकालो तो उसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर। ये रेरर है हवा जिसका म्यू होता है 1, तो ये बना साइन इनवर्स 1। कांच का होता है 3/2। जब आप उल्टा करोगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स 2/3। 2/3 का मान अगर आप देखोगे थ्योरेटिकली तो 0.6 लगभग। आप जब 45 डिग्री लेते हो तो 1/√2 होता है जिसका मान होता है 0.7। तो ये 45 डिग्री से कम मान आने वाला है। एग्जैक्ट अगर इसका मान आप लो तो ये मान 41.8 डिग्री आता है। अगर 41.8 डिग्री की बजाय 41.9 डिग्री की हो गया तो लाइट कांच से हवा में नहीं आने वाली, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाने वाला है। यही होता है। हम क्या करते हैं, इस प्रिज्म का उपयोग ही यही करते हैं कि इसको जो है कोई ऐसी जगह पर लगा दिया जाता है जहाँ पे आपको 90 डिग्री एंगल पर देखना होता है। तो 90 डिग्री एंगल पर देखने के लिए इसका यूज इसी तरीके से करवाया जाता है। तो कैसे करवाया जाता है, ये हमने एक जो है पोरोप्रिज्म यहाँ पर रखा। यहां से हमने एक कोई बस जो है लाइट भेजी, ठीक है। तो वो लाइट यहां से तो क्या हो गया 90 डिग्री पर एंटर करेगी। इसके सिद्धांत के हिसाब से 90 डिग्री पर भेजी जाती है। यहाँ से वो लाइट 90 डिग्री पर जाएगी, मगर जब वो लाइट यहाँ पहुंचेगी तो ये भी 90 डिग्री, ये 45, तो ये 45, तो यहाँ पे जो अभिलंब बनेगा उसके साथ ये एंगल आएगा 45 डिग्री। आपतन कोण का मान 41.8, मतलब राउंड फिगर में बोलूँ तो 90 डिग्री से ज्यादा 45 डिग्री है। 45 डिग्री होने का मतलब ये उस साइड में नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी तो क्या होगा, ये इसी मीडियम में वापस लौट सकती। जब ये यहाँ पर आएगी सामने तो वापस 90 डिग्री पर जाएगी, तो ये वापस इस तरीके से बाहर। पोरोप्रिज्म में अगर अपन एक वस्तु को रखें सामने, ये पोरोप्रिज्म था, इस पोरोप्रिज्म के सामने हमने एक वस्तु को रखा, लेट सपोज एक ही वस्तु को रखा। तो एक लाइट ए से निकली, ये हमारी ए से निकली हुई लाइट, ए से निकली हुई लाइट फर्स्ट रे यहाँ पर उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और वो बाहर निकल। अब हुआ ये कि बी से जो लाइट निकली, ये बी से निकली हुई लाइट
यहाँ पर उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और वो यहाँ से बाहर निकला। तो आपको वो इस तरीके से दिखेगा। तो ये पोरोप्रिज्म की वर्किंग है। आप जो है पहला हेडिंग जो है इसके अंदर डालने वाले हो पोरोप्रिज्म, और पोरोप्रिज्म के लिए ये बात आप यहाँ पर लिखने वाले हो कि किस तरीके से पोरोप्रिज्म जो है वो वर्क करता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला जो हम इसका यूज पढ़ने वाले हैं, सेकंड यूज, अगर कांच के साथ में ऐसा है तो डायमंड की तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा उम्र बताई थी, 2 पॉइंट समथिंग बताई थी, तो 2 पॉइंट समथिंग बताई, तो उसके लिए तो लगभग 30 डिग्री का एंगल आता है। जो हमारा क्रिटिकल एंगल है वो 30 डिग्री आता है। इस कारण उसके अंदर जब लाइट डायमंड के अंदर अगर कहीं से घुसाई अपने, तो वो उसके अंदर बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होती रहती है। जिस सतह पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो वो चमकती है। इस कारण डायमंड जो है वो चमकता है। तो ये डायमंड के साथ में जो है ऐसा होता है। तो इसका जो सेकंड यूज है, इट इज स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरे की चमक। उसका भी कारण कौन है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। तीसरे उपयोग पर चलते हैं। तीसरा उपयोग जो है ये बड़ा फेमस है, इसको कहते हैं मिराज। आपने छोटी क्लासों में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। हिंदी में कहते हैं मृग मरीचिका या मृग तृष्णा। मृग मरीचिका या मृग तृष्णा क्या होती है? रेगिस्तान में जब कोई हिरण या कोई ऐसा आदमी चलता है तो उसको कहीं पर भी जो है गर्मी की तेज धूप के अंदर रेत के अंदर पानी का तालाब दिखाई देता है। ये तालाब इतना सॉलिड होता है कि इसके ऊपर अगर दाएं बाएं कहीं पे कोई पेड़ है तो उसकी परछाई भी उस पानी के अंदर उसको दिखाई देती है। मगर जैसे वो भागते हुए उसके पास जाता है तो उसको पता चलता है वहां पर तो पानी गायब हो गया। ऐसा आपने जो है गर्मियों के दिन में जब तेज मई जून की गर्मी पड़ रही होती है, तब अगर आप सड़क पर निकलोगे तो आपको सड़क पर भी दिखाई देगा कि सड़क पर बारिश हो रखी है, ऐसा पानी इकट्ठा हुआ दिखाई देगा। ये जो पानी आपको दिखाई देगा बाकायदा इसके अंदर अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है उस सड़क के ऊपर तो आपको उसका वहां पर प्रतिबिंब भी उसके अंदर दिखाई देगा। ये कैसे होगा? वहां पर तो कोई सकल और विरल माध्यम की सोच अपने को समझ में नहीं आती, क्योंकि वहां तो हवा ही है। और रेत अगर है तो वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है, वो अपारदर्शी माध्यम है, तो उसमें अपवर्तन का सवाल नहीं उठता। तो वहां कैसे होता है इसको समझिए। ये रेत है, इसके नीचे हमारी रेत है, इसके ऊपर हमारी एयर है। अब हुआ ये कि जब सूर्य देवता की गर्मी जोरदार वाली पड़ी तो रेत जो होती है इसकी विशिष्ट उष्मा काफी कम होती है। ये जो है बहुत जल्दी से गर्म हो जाती है। तो बहुत जल्दी से गर्म हो जाती है तो इसके जो टच वाली एयर है कुछ सेंटीमीटर्स की, ये भी ज्यादा गर्म हो जाती है। तो नाउ इट इज हॉट एयर, ये यहाँ पे गर्म होगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जब मई जून की गर्मी पड़ रही है तो ऊपर वाली हवा ठंडी होगी, मगर इसके कंपैरिजन में कम गर्म हवा है। ये ज्यादा गर्म हवा है ऊपर वाली सिंपल हवा। तो ये ऊपर वाली सिंपल हवा रहेगी। हवा जब गर्म होगी तो उसके अणु दूर दूर होंगे, तो अगर अणु दूर दूर होंगे तो उसका अपवर्तनांक जो होगा वो कम होगा, वो विरल माध्यम होगा। सिंपल हवा की तुलना में वो एक विरल माध्यम बन जाएगा। नाउ इट इज रेयर मीडियम एंड इट इज डेंसर मीडियम। ये सघन माध्यम है। अगर प्रकाश की किरण आ रही है तो प्रकाश की किरण अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर आ रही है तो वापस लौट जाएगी, इसके अंदर नहीं। तो आपको ये जो सड़क है यहाँ पर सूर्य से आने वाली लाइट जो है उसका इस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। तो सूर्य की जो चमक है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी।
आप ये सोचोगे कि जो काली सड़क है या जो जैसे कहें कि अपारदर्शी रेत है वो तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर नहीं सकती, तो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट जरूर वहाँ पे पानी होगा, पानी कर सकता है, तो आपको ये पानी जैसा नजर आएगा, तो आप भागे भागे इसके पास जाएंगे। जैसे जैसे आप इसके पास जाते जाएंगे ये एंगल जो है बड़ा होता जाएगा, ये साइड वाला एंगल बड़ा होता जाएगा, इसका मतलब जो इंसिडेंस एंगल है वो छोटा होता जाएगा, आपतन कोण जो है वो छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा इसका मतलब आपका क्रिटिकल एंगल से वो छोटा होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना बंद हो जाएगा, और अगर वो बंद होना शुरू हो जाएगा तो आपको वहां पर वो रेत ही दिखाई देगी या सड़क ही दिखाई देगी, तो वो पानी आपके आंखों के सामने से अचानक से एक पॉइंट के सामने जैसे आपने क्रॉस किया क्रिटिकल एंगल वाली लिमिट को, वो आपके सामने क्या हो जाएगा, डिसअपियर। तो ये मृग मरीचिका या मिराज जिसको बोलते हैं, ये मिराज भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देती। इसका ये इतने उपयोग तो जो हमने पढ़े ये प्रकृति पढ़े, इसका उपयोग हम इंसानों ने हमारे हिसाब से भी कर रखा है। आज की तारीख में अगर आप कहीं पर भी सड़क के किनारे निकलोगे तो माइल स्टोन्स के अलावा कुछ और स्टोन्स भी सड़क के किनारे लगे हुए होते हैं जिन पे लिखा होता है OFC। आपने OFC का पूरा नाम है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल एक खाली पाइप जैसी होती है, कुछ इंच त्रिज्या की पाइप। ये पाइप आपने देखा होगा विभिन्न रंगों की अलग अलग सड़क के किनारे खुदाई करके इस पाइप को डाला जाता है। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है, आपका मोबाइल इंटरनेट चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण तरंगें इन्हीं के द्वारा जो है चलती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर क्या सिस्टम है कि अगर मान लीजिए एक शहर से दूसरे शहर तक सिग्नल्स को भेजना है, आमतौर पर ये प्रकाश की किरणों के रूप में होते हैं, तो आपको भेजना है तो पहला सिद्धांत है कि आप हवा में से भेज दो। हवा में सामने कहीं तो कभी कोई बिल्डिंग आएगी, कभी कोई पक्षी आएगा तो परेशान करेगा, इसलिए बढ़िया इलाज क्या है कि यहाँ से यहाँ तक एक केबल डाल दी जाती है। ये केबल सड़क के किनारे किनारे जहां जहां जैसे मुड़ेगी लाइट उसके अंदर चलने वाली अपने आप मुड़ती चली जाएगी। कैसे? इसके अंदर पहले एक मीडियम डाला जाता है दोनों तरफ और फिर दूसरा मीडियम डाला जाता है इस तरीके से। जो मैं रेड मीडियम इधर दिखा रहा हूं ये हमारा विरल माध्यम है, और जो मैंने ग्रीन मीडियम यहाँ पर दिखाया है ये हमारा सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम, और बीच में खाली जगह एयर तो नहीं है। अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो साइड से भी कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। अब होता यह है कि ग्रीन वाला मैंने बताया सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम, और जो रेड वाला है वो रेयर मीडियम है, विरल माध्यम। तो लाइट की रे जो यहाँ से जाएगी वो जैसे इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने की कोशिश करेगी, उसका यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और वो वापस इधर से जाएगी। जैसे वो इस साइड इस ग्रीन से रेड में जाने की कोशिश करेगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा तो आगे चली जाएगी। तो इसमें बार बार केबल के अंदर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, और वो इस केबल के अंदर बीच बीच में चलती रहती है। तो प्रकाश है एक शहर से दूसरे शहर तक 3 × 10⁸ मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चला जाता है, बड़ा ही फास्ट एक शहर से दूसरे शहर तक इस केबल के थ्रू पहुंच जाता है। इसको ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले यूज पर अपन चलते हैं। इसके अगला जो यूज हमारे सामने है वो हमारे पास में इसका यूज है कि पानी में जो जीव जंतु रहते हैं उनके लिए आसमान की आकृति कैसी है। अगर आप इंसान के रूप में कहीं पे जमीन पे खड़े होकर के आसमान को देखते हो तो आसमान आपको कुछ हेमिस्फीयर अर्धगोले जैसा दिखाई देता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इंसान की बजाय आप एक मछली होते हैं या गोताखोर होते हैं तो आप यहाँ पर खड़े हो जाते हैं पानी के नीचे। यह पानी की सरफेस होती है,
के नीचे होती है। अगर आप पानी की सरफेस के नीचे होते तो आपको जो है यहाँ से जो लाइट इस तरीके से होती वो इधर मुड़ जाती, यहाँ से जो लाइट होती इस तरीके से मुड़ जाती। यहाँ पर आपका जो एंगल है वो थीटा सी अगर होता तो आपको इतना इलाका इसके अंदर से देख सकते हो। अब अगर आपने इससे आगे का इलाका देखना चाहा, यहाँ का इलाका देखना चाहा तो यहाँ की जो लाइट है उसका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए एंगल जो है वो थीटा सी से ज्यादा। तो आप इधर चारों तरफ इतना इलाका जो सर्कल के रूप में दिखाई दे रहा है, इस सर्कल के अंदर ही जो लाइट आएगी वो आपको आसमान का कोई ना कोई एक पॉइंट दिखा रही होगी। तो इस सर्कल के अंदर दिखा रही होगी और ये जो शेप बन रही होगी ये एक शंकु जैसी बन रही है। तो जो पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु है उनको जो आसमान दिखाई देता है वो शंकु नुमा दिखाई देता है। इस शंकु के आगे और पीछे उनको क्या दिखाई देता है, वापस समुद्र का तला ही दिखाई देता है। क्योंकि समुद्र का तला डार्क होता है तो उनको तो यहाँ पर ब्लैक दिखाई दे जाता है। मान लीजिए स्विमिंग पूल में आदमी बैठा है, आप लोग अगली बार स्विमिंग पूल में जाओ तो डुबकी मार करके ऊपर की तरफ आसमान में देख लेना। जब आप डुबकी मार करके देखोगे तो आपको पता चलेगा एक सर्कल के बाद दाएं बाएं आपको स्विमिंग पूल की टाइलें जो है वही ऊपर की तरफ वापस दिखाई देने लग जाती है, क्योंकि ये जो लाइट है वो स्विमिंग पूल की तले में जाए। तो ये इस तरीके से आपको वहां पर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमने बात की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अलग अलग उदाहरणों की। एक उदाहरण इसका बाकी है जिसको हम कहते हैं रेनबो, इंद्रधनुष, जिसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। जो हमारा ऑप्टिक्स का जो चैप्टर चल रहा था उसका लास्ट वीडियो होने वाला है। आप हमारा जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और तब तक के लिए घर पर रह करके पढ़ाई कीजिए। आपको हमारी तरफ से बाय